So in the last class we had discussed about Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. We were discussing about the Neolithic age, यानी न्यू स्टोन एज के बारे में हम बात कर रहे थे. अब हमने देखा फ्रॉम हंटर गैदरर इंसान क्या बन गया है, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जीने वाला आदमी जो इन्वॉल्व है अब किस में, एग्रीकल्चर में. कुछ राइटर्स, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड. क्यों? एग्रीकल्चर नहीं था, इंसान हंटर गैदरर था, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई एहसास नहीं था. जब से एग्रीकल्चर आया उसको अब क्या एहसास होने लगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लैंड से जुड़े हुए इश्यूज, फिर आपस में लड़ाइयाँ, फिर इसी से टाउन बने, टाउन से ही किंगडम्स बनी, किंगडम से ही एम्पायर बनी. सो कुछ हिस्टोरियंस, कुछ राइटर्स, जैसे एक राइटर है युवाल नोआ हरीरी, ही सेज एग्रीकल्चर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड. जब तक एग्रीकल्चर नहीं था इंसान कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहा था. खैर दैट इज़ नॉट आवर इशू. हम देख रहे हैं नियोलिथिक में इंसान एक हंटर गैदरर से एक एग्रीकल्चरिस्ट बन चुका है. फ्रॉम अ नोमैड हु गोज अराउंड प्लेसेस लुकिंग फॉर फूड, अब वो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने लगा है. सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिएगा तो उससे होगा क्या, नाउ वी सी द डेवलपमेंट ऑफ विलेज लाइफस्टाइल. विलेज लाइफस्टाइल से क्या हो रहा है, अब इंसान मिल के एक जगह रहने लगे. तो एक जगह जब रहने लगे लाजमी है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे. इन द लास्ट, बाय द लास्ट फेजेस ऑफ नियोलिथिक एज हम देखते हैं ये जो विलेज लाइफस्टाइल है इसका एक सोशल स्ट्रक्चर भी है, एक कुछ हायरार्की है, जिससे हमें लगता है कि भाई इस एज में या इसके बाद आने वाली चाल्कोलिथिक एज में क्या होगा, वी हैव सोशल स्ट्रक्चर, we also have some kind of political structure. कैसा है, we have no idea about it. We are just assuming based on the evidences that we have कि शायद इस स्टेज में अब कल्चरल डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आ चुका है. सो फ्रॉम द लास्ट पॉइंट दैट वी हैड रिटन, वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अब हमने नियोलिथिक साइट्स देखे थे 3 एरियाज में. कौन कौन से एरियाज में? हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड साउथ इंडियन रीजन में हमने ये 3 साइट्स देखे थे. यहीं से आगे हम अगला पॉइंट लिखना शुरू करते हैं. लेट्स राइट डाउन. इन द नॉर्थ वेस्ट, इसी के आगे हम लिखेंगे नियोलिथिक में ही. In the northwest, Kashmir was an important site. In the northwest, Kashmir was an important site. Full stop. These sites are characterized by pit dwellings, PIT, pit dwellings. Pit dwellings and along with stone tools another peculiar, इधर आ जाओ आप, along with stone tools, आप वहाँ चले जाओ. Along with stone tools, another peculiar feature of these sites was bone tools. Bone tools. Full stop. The two important sites in Kashmir are Burzaham
and Gufkral. Burzaham and Gufkral. ठीक है, full stop. The people, next point, the people of Burzaham lived, the people of Burzaham lived on the lakeside, in pits, 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 and were involved in hunting, comma, and were involved in hunting, comma, fishing, and at a later stage क्या होगा, पहले एग्रीकल्चर कर लो, and at a later stage agriculture along with domestication of animals, full stop. Next point, the people of Gufkral practiced agriculture as well as domestication of animals, Next point, these sites are exclusively characterized by pit dwellings as well as dog burials, within the grave of the master. This, full stop, this practice master, domesticated animal का जो master है उसका, this practice is not seen in other Neolithic sites, ठीक है. So from the examination point of view, आपके पास अगर सवाल आता है dog burial is a characteristic feature of which site of Neolithic age, your answer is Burzaham and Gufkral. ये दो sites हैं जिसमें हम क्या देखते हैं, एक तो pit dwellings देखते हैं. What is pit dwellings? ज़मीन में स्पेस बना के गड्ढा खोद के लोग उसमें रहते थे. एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस हमने देखा था वहाँ पे किस में रह रहे हैं, नेचुरल केव्स में. यहाँ पे थोड़ा सा वो इनोवेशन दिखा रहे हैं ऑफ पिट ड्वेलिंग्स. उसके साथ साथ एक और चीज़ हम देख रहे हैं, डॉग बरियल विद इन द ग्रेव ऑफ द मास्टर, यानी जिसका वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उसकी ग्रेव में उसका डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी साथ ही में बरी किया जाता था. ये हमें नियोलिथिक पीरियड में सिर्फ इन दो साइट्स में मिलता है. और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन दो साइट्स का क्या है, दैट वी फाइंड बोन टूल्स, कहाँ गया, बोन टूल्स या बोन वेपन्स इन दीज टू साइट्स. ठीक है. सो नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं,
आगे चलते हैं. In the northeastern side, Neolithic tools. Northeastern side, Neolithic tools are also found. In the hill region of Assam. Hill region of Assam and some areas of Meghalaya. Full stop. Besides, next point, besides these sites, there are traces of Neolithic excavations. मुश्किल था. In the northern side, Neolithic excavations in the northern sides of Vindhyas. Northern side of Vindhyas. Vindhyas. Vindhya hill range. Vindhyas. And in Uttar Pradesh. Next point, some of the important Neolithic sites. Some of the important Neolithic sites which have been discovered in South India. Include Maski, Brahmagiri, Halur, Hallur, Kodekal, Kodekel, in Karnataka, and some sites in Tamil Nadu, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द इम्पॉर्टेंट crops grown in this period. The important crops grown in this period included wheat, barley, dates and plums. Plums, plums, full stop. The main crops grown in this period include wheat, barley, dates and plums, full stop. ठीक है. अब आप देखो
the amount of information from Paleolithic to Neolithic has increased. क्यों? इंसान ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है, अब वो ज़्यादा चीज़ें कर रहा है because he has food security. Food security in terms of एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर से उसके पास कम से कम ये सिक्योरिटी है, ये श्योरिटी है कि मेरे पास खाने का सोर्स सामने मौजूद है. अब वो साथ साथ क्या कर रहा है, दूसरी चीज़ें भी कर रहा है. हम देखेंगे वो अब विलेज सेटलमेंट्स में रह रहा है, वो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट अब कर रहा है. और वो कब होगी? इन द नेक्स्ट फेज, दैट इज द चालकोलिथिक कल्चर्स. और इसका टाइम पीरियड क्या है? व्हाट इज द टाइम पीरियड? 1800 1000 नहीं, 1800 BC टू 1000 BC. 1000 BC में कौन सी एज स्टार्ट होगी हमारी? आयरन एज. ठीक है. सो दिस इज अ पीरियड जहां पे हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ इज अलॉन्ग विद द स्टोन टूल्स. अब हमारे पास एक और मेटल आ गया है विच इज कॉपर. ठीक है. तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं कॉपर प्लस स्टोन एज आर मेन इंडस्ट्री. हमारे पास मेन मटेरियल जो है ऑफ बिल्डिंग एंड एनीथिंग इज नाउ कॉपर एज वेल एज स्टोन. जैसे ही हमारे पास ये साइट सामने आए जहाँ पे हमारे पास स्टोन टूल्स के साथ साथ हमें कॉपर प्रोडक्ट्स भी मिलने लगे, हमने एक नई एज को डिक्लेयर कर दिया एज द चालकोलिथिक एज. अब द वर्ड कल्चर्स हम इसके साथ क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे अब हम देखेंगे इंसान थोड़ा सा अब आगे चल रहा है अपनी डेवलपमेंट में. यहाँ पे हम देखेंगे विलेजेस, यहाँ पे हम देखेंगे एक सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम देखेंगे क्या? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. और साथ ही साथ हम देखेंगे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ पॉटरी. पॉटरी जो पिछले फेज में स्टार्ट हो गई थी, अब उसको आगे और डेवलप किया जाएगा. पॉटरी को कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्या इनोवेशन लाओगे आप पॉटरी में? द इनोवेशन इन पॉटरी इज कलर, शेप एंड लस्टर. यानी उसका कलर क्या है, वो ब्लैक है, ग्रे है, रेड है, ब्राउन है, किस तरह की है, शेप कैसी है. हमने इनिशियली देखा था नियोलिथिक साइट में इंसान ने पॉटरी शुरू कैसे की, हाथ से बना रहा है. वो पॉटर्स व्हील पे नहीं बना रहा है, हाथ से बना रहा है. फिर उसने वो व्हील पे उसको चला के बनाना शुरू किया. उसके बाद अब कलर्स ऐड करेगा. कलर्स के बाद क्या उसकी सरफेस शाइनी है, पॉलिश्ड है या नहीं है, वो एक और फीचर इस पॉटरी में ऐड ऑन करेगा. जब हम एक्सकवेशंस करते हैं, हम पॉटरी के बेसिस पे भी पीरियड्स को डिफाइन करते हैं. दिस पीरियड has this specific pottery, this period has this specific pottery based on color, shape and luster. किस तरह का उसका सरफेस कैसा है, उसके बेसिस पे. आप बाहर जाओ, मैम होगी, उनको बोलो एसी के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज आर चालकोलिथिक कल्चर. इसके पॉइंट्स लिखते हैं. पॉइंट नंबर 1, दिस फेज is characterized by use of copper, along with stone tools, full stop. Point number 2, another important characteristic feature ये यहाँ से इसकी स्विच ऑन करो ज़रा. हाँ आप ये ट्रिप जो है इसका, हाँ थोड़ा सा. अच्छा, another important characteristic feature is village settlements.
village settlements having various structures, village settlements having various structures like fortification, comma, embankments, etc. Full stop. Next point, the houses were made of mud. The houses were made of mud, having thatched roofs. Having thatched roofs. ठीक है, full stop. These houses were mainly rectangular or circular in shape. Rectangular or circular in shape. ठीक है. सो अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल्स अपनी बढ़ा रहे हैं. इससे पहले हमने विलेज के बारे में नहीं लिखा, हाउसेस के बारे में नहीं लिखा. अब हम हाउसेस में यूज होने वाले मटेरियल की बात भी कर रहे हैं. अगला पॉइंट लिखेंगे, द इकोनॉमी ऑफ दिस पीरियड वॉज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होगी? वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर and cattle rearing, agriculture and cattle rearing, along with fishing, and some hunting, ठीक है, फुल स्टॉप. अब हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया. पहले हम लिखते थे हंटिंग, गैदरिंग अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर. अब हम उल्टा कर रहे हैं. अब हम एग्रीकल्चर को बना रहे हैं एज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट, द मेन क्रॉप grown was barley, 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 along with wheat, comma, rice, along with wheat, comma, rice, comma, gram, 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 bajra and jowar, jowar, full stop. Certain references to the use of plowshare. क्या होता है ये? To the use of plowshare are also found. ठीक है, next point. The main animals that were domesticated. The main animals that were domesticated include cattle, goat,
goat, comma, sheep, comma, dog, as well as horse, full stop. Besides these, we also have evidences of, besides these, we also have evidences of wild animals, full stop. ठीक है. सो हम क्या कर रहे हैं, चालकोलिथिक में हमने देखा पहला, अगर इसका फीचर हम लिखें, पहला फीचर क्या होगा, यूज ऑफ कॉपर. ठीक है. दूसरा फीचर विलेज सेटलमेंट्स. ठीक है. तीसरा मड हाउसेस. उसके बाद इसके फीचर्स, किसके, मड हाउसेस. क्या क्या फीचर्स हैं, मेड ऑफ मड वॉल्स, थैश्ड रूफ, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप, और इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, एटसेट्रा. ठीक है. फिर इसमें हमने देखा मेन क्रॉप्स. ठीक है. ये कुछ चीजें हैं जो हमने अभी तक इसके फीचर्स लिख लिए हैं. ठीक है. अब देखो, आप डिटेल्स हम बढ़ाते जा रहे हैं. बाय द टाइम वी विल रीच इंडस वैली सिविलाइजेशन, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी मोर देन दिस. इसके डबल या इवन ट्रिपल होगा द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी आर शेयरिंग राइट नाउ. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं. अब मैंने जो कल टॉपिक्स बताए थे उसी के हिसाब से अब हम चलेंगे. हमने पहला देखा इकोनॉमी, दूसरा देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल स्ट्रक्चर. अब सोशल स्ट्रक्चर में हम क्या लिखते हैं, सोसाइटी के बारे में, किस तरह के लोग क्या क्या कर रहे थे वहां पे उस टाइम में. सोशल स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे the characteristic feature of this period is regional and village settlements. Regional and village settlements. The characteristic features, speed बढ़ाओ बेटा अपनी थोड़ी सी. The characteristic features of this period are regional and village settlements which show some kind of social hierarchy, was present in these villages. Social hierarchy was present in these villages. Full stop. This leads to the belief that some crude form of crude form of administrative authority, some crude form of administrative authority was also present some crude form of administrative authority was also present in these villages full stop.
this is based on the excavation of structures like granaries, comma, fortification, embankments, etc. अब आप देखो ये पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ये ग्रेनरी हो गई या ये पब्लिक वर्क है, दीवार देनी, गांव की दीवार बनानी है, कोई प्राइवेट आदमी बनाएगा या कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो ये काम करेगा। इन एक्सकवेशंस को देख के हम ये कह सकते हैं कि देयर वाज सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो ये काम कर रही है। बंड कौन बनाता है? सरकार बनाती है ना। पैसा ज़रूर आपका है लेकिन काम सरकार करती है। प्राइवेटली कोई आदमी इतना ठेका नहीं लेता है पूरे शहर के लिए या पूरे गांव के लिए। इन स्ट्रक्चर्स को देख के हम कहते हैं कि किसी तरह का एक क्रूड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी जो मैनेज कर रही थी किनको? इस विलेज लाइफस्टाइल को, इस विलेज सेटलमेंट को मैनेज करने के लिए एक बेसिक अथॉरिटी कुछ तरह की इस्टेब्लिश की थी। वो क्या थी? उसका फॉर्म क्या था? वो इलेक्टेड थी, वो नॉमिनेटेड थी, वो क्या था? वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। ऑल दैट वी नो इज दैट वी हैव दीज स्ट्रक्चर्स। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ये बनाने वाली कोई अथॉरिटी होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। वेरियस excavations throw light on the religious belief of the people of this period. अब आप लोगों से एक सवाल है। इनिशियली पेलियोलिथिक में, मीसोलिथिक में इंसान को रिलीजन वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं था। क्यों? वो एक एक्टिविटी में बिजी था, टोटल एक एक्टिविटी में, विच वॉज गैदरिंग एंड गेटिंग फूड फॉर हिमसेल्फ। उसके आगे उसे ज़िंदगी से कोई लेना देना कुछ भी नहीं था। क्यों? उसका सारा टाइम स्पेंड हो रहा है खाना ढूंढने में, उसके पास टाइम ही नहीं है। इज़ अ बिजी मैन, है ना। वो हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, आसान नहीं है रोज़ हंटिंग करना। वंस ही मूव्स टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, अब उसके पास क्या है? क्योंकि उसके पास फूड सिक्योरिटी है, ही हैज़ टाइम टू पॉन्डर अपॉन थिंग्स। वो अब चीज़ें सोचने के लिए, अब वो बेकार है, अब उसके पास टाइम है, अब वो इधर उधर की चीज़ें बैठ के सोचेगा, अब वो ऑब्जर्व करेगा ये होता क्या है। अचानक से रोशनी हो जाती है, सब चीज़ें दिखने लगती हैं, फिर अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखता नहीं है, फिर कभी मुझे कुछ ठंड सी फीलिंग आती है, जिसको हम आज ठंड कहते हैं उसके लिए वो भी नई चीज़ थी, फिर कभी गर्मी हो जाती है, कभी कुछ। ये अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करने बैठा है। यहीं से हम देखते हैं दैट ही इज़ डेवलपिंग हिज रिलीजियस बिलीफ। अब क्या होगा इनिशियली रिलीजियस बिलीफ? नेचर से रिलेटेड, जो भी इंसान जैसी भी नेचुरल फोर्स देख रहा है उससे वो एक ताकत लगती है अपने से बड़ी। हवा चलती है तो उसे लगता है ये भी एक ताकत है, बारिश पड़ती है उसे लगता है ये भी एक ताकत है, थंडरिंग हो रही है उसे लगता है ये भी एक ताकत है। जिस तरह की वो नेचुरल फोर्सेस को ऑब्जर्व करता है उस तरह का वो अपना रिलीजियस बिलीफ बनाता है। इनिशियली हम देखेंगे जैसे जैसे हम रिलीजन के बारे में बात करते हैं, वी विल सी इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फोर्सेस। इंसान नेचुरल फोर्सेस को ऑब्जर्व करता है और उन्हीं की तरफ प्रे करना शुरू करता है, वहीं से उसका रिलीजियस बिलीफ भी जो है वो डेवलप होता है। अब हम एक्सकवेशंस जब करते हैं, यहाँ से हमें फिगर्स मिलते हैं, किस चीज़ के? मड फिगर्स मिलते हैं, मिट्टी के बने हुए फिगर्स मिलते हैं, कॉपर के फिगर्स मिलते हैं ऑफ अ डेटी जिसको हमने नाम दिया है मदर गॉडेस। उससे हमें लगता है कि किसी तरह का ये एक मदर गॉडेस नाम के एक फिगर को पूजते थे, और यही उसी के आसपास इनका रिलीजियस बिलीफ भी जो था वो बेस्ड था। ठीक है, क्या लिखा हमने? फुल स्टॉप।
We have excavated female figures made of clay, as well as terracotta female figures, terracotta, TERRACOTTA, terracotta female figures, which make us believe that the Chalcolithic people worshipped mother goddess, full stop. Three male figures discovered from the site of Inam Gaon, give some indication of a male god, full stop. Another important indication towards the religious belief was the disposal of the dead bodies, ठीक है, full stop. Burial was the most common practice, and it ranged from pit burials to burying the dead body, अब इसमें एक आगे फनी पॉइंट आप लिखोगे, burying the dead body within the house compound, and cutting off the feet of the dead body, ताकि वो भाग ना जाए, and cutting off the feet of the dead body as observed in the Jorwe culture, JORWE, as observed in the Jorwe culture, ठीक है, full stop. The dead were also buried, along with their personal ornaments, ठीक है. सो क्या देख रहे हैं हम, अलग अलग तरीके के बरियल्स हैं, जिससे हमें ये लगता है कि कुछ बिलीफ था जिसके बेसिस पे ये एक्टिविटी की जाती थी. अब मेजरली
आपके पास जो डिस्पोजल का तरीका है वो है बरियल, लेकिन बरियल के भी हम अलग अलग तरीके देखते हैं। कहीं पे हम देखते हैं पिट ड्वेलिंग, पिट बरियल्स हैं, पिट खोद के उसमें बरी किया जाता है। कहीं पे हम देखेंगे, खासकर आगे चल के हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी डबल बरियल्स, एक ही ग्रेव में 2 डेड बॉडीज हैं, डबल बरियल भी हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक तो घर के आंगन में ही उसको बरी करें और साथ ही साथ उसके दे आर कटिंग ऑफ द फीट। अब वो मुझे नहीं पता है किस लिए, उनको शक था डेड बॉडी भाग तो नहीं जाएगी, शायद उसलिए करते थे। बट देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ अ बिलीफ, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ रिलीजियस बिलीफ था, कुछ रिलीजन था जिसके बेसिस पे वो ये एक्टिविटीज करते आ रहे थे। इससे हमें लगता है कि इनिशियली नाउ द मैन इज थिंकिंग अबाउट सम डिवाइन अथॉरिटी और समथिंग लाइक दैट। हमें फीमेल फिगर्स भी मिले हैं, हमें मेल फिगर्स भी मिले हैं। अब ये अलग अलग जगहों पे एक जैसे फिगर्स का मिलना इंडिकेट करता है कि इस फिगर की कुछ प्रोमिनेंस थी, वरना आपका कम्युनिकेशन इतना ज़बरदस्त नहीं है कि आप रैंडमली ऐसे फिगर्स बनाओगे अलग अलग जगहों पे, जिससे हमें लगता है नाउ मैन हैज़ मूव टू द स्टेज ऑफ हैविंग अ रिलीजियस बिलीफ। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जाएंगे हम देखेंगे कि येस दे हैड सर्टेन काइंड ऑफ अ रिलीजियस बिलीफ। वो भी हमें किससे पता चलता है, फ्रॉम द एक्सकवेशंस दैट वी हैव डन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। नाउ द अमाउंट ऑफ डिटेल्स बढ़ती जा रही है, क्यों? इंसान डेवलप होता जा रहा है। इंसान डेवलप हो रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्यों? ज्यादा ही ज्यादा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, अभी हम खत्म नहीं किया हमने, इसी में आगे लिखेंगे। दिस पीरियड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय, this period is also characterized by the pottery which was painted and was mostly black on red, and was mostly black on red, black on red, full stop. The different kinds of potteries found, include number 1, pottery of the Jorwe culture, which is painted black on red, फिर दूसरा है पॉटरी ऑफ आहार कल्चर, shows different varieties, but majorly black and red wear, वहाँ क्या था, ब्लैक ऑन रेड, यानी ऊपर से ब्लैक थोड़ा सा कलर किया जाता है। यहाँ वाले में ब्लैक अलग है, रेड अलग है। तीसरा है मालवा कल्चर, पॉटरी ऑफ मालवा कल्चर, which included black and dark brown pottery, उसके बाद पॉटरी ऑफ द कायथा कल्चर,
which mainly includes red slipped wear, red slipped wear painted in dark brown, red slipped wear painted in dark brown. फिर है रंगपुर, lustrous red ware. The pottery is lustrous, Lustrous, lustrous red ware. Lustrous red ware. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज अबाउट द पॉटरी. लास्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं, the excavations from this period, include various copper and terracotta objects, ठीक है, फुल स्टॉप. कॉपर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड arrowheads, comma spearheads, spear, SPEAR, spearheads, comma bangles, rings, etc. आप यहाँ पे आ जाओ बीच में. Next point, terracotta objects include human and animal figures, full stop. The main tools that were used were made of stones and were blades and bladelets, which were microlithic in size, ठीक है, which were microlithic in size. क्लियर यहाँ तक? सो अगर हम इंसान की डेवलपमेंट की बात करें अलोंग दिस एंटायर पीरियड फ्रॉम पेलियोलिथिक टू चाल्कोलिथिक, क्या क्या फीचर्स हम देखेंगे? हम देखेंगे उसके फीचर्स कहाँ से? फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ अ मैन. प्राइमरी एक्टिविटी क्या है उसकी? हंटिंग एंड गैदरिंग. फिर किस तरह से हंटिंग गैदरिंग से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के साथ साथ एग्रीकल्चर हो गया एक फीचर उसका. दूसरा फीचर उसका क्या है? ही इज लिविंग in natural caves,
ही हैज़ अ नोमैडिक लाइफस्टाइल, और नोमैडिक लाइफस्टाइल से वो कैसे चलेगा टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से ही विल हैव अ सेटल्ड लाइफस्टाइल। सेटल्ड लाइफस्टाइल के बाद ही विल मूव फॉरवर्ड फर्दर, ही विल हैव विलेज सेटलमेंट्स। जब विलेज सेटलमेंट्स बनेंगी इस चाल्कोलिथिक पीरियड में, वी विल सी द राइज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ social structure, some kind of political structure and some basic belief in religion. ये है छोटा सा crisp development of human being in this entire stretch. ये एज खत्म होती है आपकी 1000 BC पे, बिकॉज 1000 BC पे इंसान डिस्कवर करता है इंडिया में, इंडिया की बात हम कर रहे हैं, आयरन ओर डिस्कवर करता है। सो iron becomes the main material used for making tools, used for making weapons। जो भी बनाना है अब वो बनेगा किस चीज़ का, आयरन का बनेगा। और आयरन एज 1000 BC में से स्टार्ट हुई और ये अभी भी चल रही है। अब एक हमारे पास एक इंटरमीडिएट, एक छोटी सी एज आती है विच इज़ स्पेसिफिकली इन साउथ इंडिया, वो हम अलग से करेंगे जब हम साउथ इंडिया की बात करेंगे। दैट इज़ योर मेगालिथिक एज। ये जो मेगालिथिक एज है, नाउ फिर से नाम पे ध्यान दो, मेगा मतलब बड़ा, कुछ ना कुछ जो भी है ये बड़ा है, और लिथिक मीन्स स्टोन्स, यानी इस एज में कुछ चीज़ हो रही है जिसमें बहुत बड़े बड़े साइज के पत्थर इन्वॉल्व हैं। अब ये मेगालिथिक एज को हम अलग से डिफाइन किस तरह से करते हैं, हमारे पास साइट्स हैं जहाँ पे हम जनरली देखते हैं बरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता है। दे आर सराउंडेड विद ह्यूज स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के हमें वहाँ पे डिज़ाइंस मिलते हैं। आप सबके पास फ़ोन है, निकालो फ़ोन, सर्च करो गूगल पे मेगालिथिक साइट, और इमेजेस पे क्लिक करना। ठीक है, किया सर्च, आपको कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा, जिसको भी नज़र आ रहा है। ये क्या है, दीज आर मेजरली बरियल ग्राउंड्स जिनको सराउंड किया गया है। एक सपोज यहाँ पे एक ग्रेव है जहाँ पे हमने किसी को बरी किया है, इसके आसपास हमें दिखते हैं ह्यूज स्टोन स्ट्रक्चर्स, या तो होंगे सर्कुलर शेप में या तो होंगे ये रेक्टेंगुलर शेप में। इसके ऊपर होगा ऐसे पत्थर, इसके ऊपर होगा ऐसे पत्थर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। दीज आर, आ जाओ, इसी कुर्सी को आगे करो और आ जाओ।